गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरएल गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं खुर्ज फर्नांडिस आपके लिए साइंस पढ़ा रहा हूं, हाई स्कूल की। और साइंस में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। और अम्ल क्षार एवं लवण का ये थर्ड क्लास है। इसमें हम ने डिस्कस कर चुके हैं अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, और अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आज हमारी फिफ्थ हेडिंग होगी, इसमें सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं होती हैं। हमारी फिफ्थ हेडिंग होगी इसमें सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं होती हैं। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इस हेडिंग के बारे में। तो सभी अम्ल और क्षार में क्या समानताएं होती हैं, इसके बारे में जानने के लिए हमने बताया था पिछली वीडियो में आपके लिए, जो अम्ल होते हैं वह एच आयन देते हैं, और जो क्षार होते हैं वह OH आयन देते हैं। यह आपको बताया था, सभी को बताया था कि अम्ल में H+ आयन होता है और क्षार में OH आयन होता है। तो इसी के बारे में, ये अम्ल और क्षार जो होते हैं इनकी समानता ये है कि ये अम्ल हो या क्षार हो, ये अपने जलीय विलयन में अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, आया समझ में? यानी कि हमने कहा कि अम्ल हो या क्षार हो, ये सभी अपने जलीय विलयन में अपघटित हो जाते हैं। अपघटित होने का मतलब है कि किसी हम अम्ल की क्रिया जल से कराते हैं या क्षार की क्रिया जल से कराते हैं तो वह अपने आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं जैसे कि किसी अम्ल की क्रिया, जैसे कि HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी क्रिया अगर हम जल से कराते हैं H2O से, तो ये H+ आयन में और Cl- आयन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या होता है, पुनः इस H+ आयन की क्रिया हम पुनः जल से करा दें हम, तो क्या होता है, ये H3O+ आयन देता है। इसे कहते हैं हम हाइड्रोनियम आयन, HYDRONIUM, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है बच्चों, इसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई अम्ल है, अम्ल की जब जल से क्रिया कराते हैं तो वह H+ आयन और Cl- आयन में टूट जाता है। जब उस H+ आयन को पुनः जल के साथ क्रिया कराते हैं तो वह H3O आयन देता है। तो ये H3O आयन क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम किसी बेस की बात करते हैं, ये होगी अम्ल की बात हमारी, अम्ल के बारे में। अब हम किसी क्षार के बारे में बात करते हैं। क्षार जैसे मान लीजिए NaOH है। ठीक है, ये जल के साथ क्रिया करेगा तो Na+ बनाएगा, प्लस OH- में टूट जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जब जल के साथ क्रिया कराते हैं तो Mg+2 चार्ज प्लस OH- के ये 2 बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम देख सकते हैं कि किसी क्षार को जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वह अपने OH आयन में टूट रहा है, देखा होगा आपने। ठीक, अगर किसी अम्ल की जल के साथ क्रिया कराते हैं तो H+ आयन में टूट रहा है या हाइड्रोनियम आयन बना रहा है उससे। ठीक है बच्चों, हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ आयन देते हैं तथा सभी क्षार OH आयन देते हैं अपने जलीय विलयन में। अब अगर हम इस अम्ल की और इस क्षार की क्रिया करा दें तो हमारे लिए एक उदासीनीकरण की अभिक्रिया प्राप्त होगी। ठीक है, आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि जब अम्ल की क्रिया हम क्षार से करा देते हैं तो लवण बनता है। जब हम अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो
लवण बनता है बच्चों। ठीक है, ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। और जल बनता है, पढ़ा था नहीं पढ़ा था बताइए? तो हाँ पढ़ा था ये। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे कि मान लीजिए अम्ल होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन जरूर होगा H। ठीक है, दूसरा मान लेते हैं ये X है तत्व कोई भी। ठीक, अगर इसी प्रकार से हमारा क्षार है तो उसमें OH आयन अवश्य होगा। मान लीजिए इसमें बाई होगा, क्षार में बाई तत्व है और OH आयन इसमें लगा हुआ है साथ में। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या बनता है। ये H और X और Y ये दोनों मिलकर XY कोई लवण का निर्माण करेंगे, प्लस H और H ये और O H2O यानी कि जल का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपके लिए? अर्थात हम कह सकते हैं ये अभिक्रिया हमारी, ये समीकरण जो है उदासीनीकरण होती है, उदासीनीकरण। ठीक है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन वह अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके कोई लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को कहते हैं हम उदासीनीकरण। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की अपनी। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अम्ल एवं क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं, ये कैसे पहचानेंगे हम। 6 नंबर हेडिंग हमारी, अम्ल एवं क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं। अम्ल एवं क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं। ठीक है बच्चों, ये है हमारी हेडिंग नेक्स्ट। इनके बारे में जानेंगे हम। अम्ल होता है या क्षार होता है, उनके विलयन जो हैं कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, प्रबल। तो हम देखते हैं, आपने पढ़ा था अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षार OH आयन देते हैं। इसी माध्यम से, हाइड्रोजन आयन के माध्यम से और OH आयन के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि ये अम्ल कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है। ठीक है, इन सभी को अम्ल की या क्षार की प्रबलता को ज्ञात करने के लिए हमारे लिए एक यूनिवर्सल एक इंडिकेटर है, यानी कि पैमाना है। ठीक है बच्चों, यूनिवर्सल पैमाना होता है जिसके माध्यम से हम अम्ल या क्षार की प्रबलता को पता करते हैं, जिसे कहते हैं सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूत्र। सार्वत्रिक सूत्र। ठीक है बच्चों, इसे अंग्रेजी में देखें तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, इसे पीएच स्केल भी कहते हैं, पीएच स्केल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब पीएच स्केल के बारे में हम जानते हैं। पीएच स्केल होता क्या है और इससे किस प्रकार से हम किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता को ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कि ये हेडिंग है हमारी अब पीएच स्केल। पीएच, इसके अंदर ये हेडिंग हमारी पीएच स्केल, SCAL। ठीक है बच्चों, पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का होता है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच की फुल फॉर्म होती है। अगर इसको देखें कि खोज किसने की इसकी, तो सारेंसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी, पीएच स्केल के बारे में बताया था।
ये पीएच स्केल करता क्या है, ये पीएच स्केल जो है हाइड्रोजन आयन की H+ आयन की सांद्रता का पता लगाता है किसी भी विलयन में। उसी के आधार पर हम देखते हैं कि ये विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। चलो हम पढ़ते हैं कि पीएच स्केल होता क्या है। मान लीजिए एक ये स्केल है, ठीक है बच्चों, ये एक स्केल है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे 0 से शुरू होता है और 14 तक जाता है। ये 0 है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है बच्चों, ये हमारा स्केल जो है इसके बारे में पढ़ते हैं, पीएच स्केल के बारे में हम। तो इसकी खोज किसने की थी, सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, ये हमारा पीएच स्केल होता है, ये पीएच स्केल है हमारा। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन को प्रदर्शित करता है, ठीक है, एच आयन को, ये OH आयन को प्रदर्शित करता है। ये हमारा है मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट। ये जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है, जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है, ठीक है, पीएच मान की बात करें, जिस विलयन का पीएच मान हमारा 7 होता है वह उदासीन विलयन कहलाता है, उदासीन विलयन कहलाता है। ठीक है, जिसका मान 7 से, ठीक है बच्चों, अगर जिसका मान 7 से पीएच मान जिसका 7 से कम हो, ठीक है, पीएच मान इक्वल टू 7, पीएच मान लेस देन 7, यानी कि पीएच मान जिसका 7 से कम हो वह विलयन अम्लीय होता है। ठीक है बच्चों, जिसका मान पीएच मान 7 से अधिक हो वह विलयन क्षारीय होता है। अर्थात हम ज्ञात कर सकते हैं कि अगर इससे इधर के लिए आएगा तो विलयन अम्लीय होगा, अगर इधर जाएगा तो विलयन क्षारीय होगा। ठीक है बच्चों, ये वाली बात आपके लिए विशेष ध्यान रखनी है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस स्केल का, यहाँ पर रेड कलर होता है, रेड यानी कि लाल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर येलो कलर होता है, पीला। ठीक है बच्चों, यहाँ पर होता है ग्रीन कलर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर होता है लास्ट में ब्लू कलर, ये ब्लू कलर। ठीक है, ये इसमें कलर होता है। अब हम पता कैसे लगाते हैं कोई भी विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, या कितना अम्लीय है कितना अधिक क्षारीय है। अगर ये बीच में मिड पॉइंट है, ठीक है, इससे विलयन इधर चलेगा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि आएगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि, यानी कि ऊपर को तीर लगा दी, यानी कि वृद्धि होगी। ठीक है, और इधर आएगा तो OH आयन की सांद्रता में कमी होगी। ठीक है, जब H आयन बढ़ेंगे तो OH आयन कम हो जाएंगे। इधर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, H भी होगा OH भी होगा बराबर मात्रा में। अब यहाँ से 7 से इधर चलते हैं 0 की तरफ या 1 की तरफ हम, तो क्या होगा कि 7 से इधर आएंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। देख रहे हैं आप, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन इतना है, ठीक है, इधर आ रहे हैं बढ़ता जा रहा है। अगर OH आयन की देखें तो यहाँ पर OH आयन की इतनी है, देखो आप, इधर आ रहे हैं तो घटती जा रही है। ठीक है, समझ में आया आपके लिए कि इधर आएंगे तो H आयन बढ़ेगा, OH आयन घटेगा, अर्थात विलयन इधर आएंगे तो अम्लीय होगा। अगर जिसका पीएच मान 1 के आसपास होगा यहाँ पर वह अधिक अम्लीय होगा, जिसका पीएच मान 7 के पास होगा वह कम अम्लीय होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं, चलो इसे रफ कर देते हैं बच्चों। ठीक है, आपने उतार लिया होगा या समझ लिया होगा। अगर हम इधर चलते हैं तो OH आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है विलयन में, और H+ आयन की सांद्रता घटती जाती है। OH आयन की बढ़ती जाती है और H आयन की घटती जाती है। अगर हम देखते हैं कि 7 से 14 की तरफ चलते हैं तो विलयन में
देखो हाइड्रोजन आयन की मात्रा घटती जा रही है, OH आयन की मात्रा बढ़ती जा रही है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है कि विलयन यहाँ पर कम अम्ल क्षारीय होगा और इधर आएगा 14 की तरफ तो अधिक क्षारीय होगा। अब हम आपसे कुछ बातें पूछते हैं, जैसे कि किसी विलयन का पीएच मान है 3 और किसी विलयन का पीएच मान है 6, तो कौन सा अधिक अम्लीय होगा, कौन सा विलयन अधिक अम्लीय होगा? तो मैंने बताया था आपके लिए कि इधर 1 की पास में जो भी संख्या होगी वो अधिक अम्लीय होगी, इधर की साइड में होगी 7 के नजदीक होगी वो कम अम्लीय होगी। तो अर्थात हम कह सकते हैं ये अधिक अम्लीय होगा, ये कम अम्लीय होगा। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करते हैं इसी प्रकार से किसी भी विलयन की पीएच मान 8 है और किसी विलयन का पीएच मान 13 है, तो वह कौन सा विलयन अधिक क्षारीय होगा? तो आपने देखा कि इधर चलते हैं, यहाँ पर कम क्षारीय होगा, इधर अधिक क्षारीय होगा। तो 14 के पास में जो संख्या होगी वो अधिक क्षारीय होगी और 7 के पास में जो संख्या होगी वो कम क्षारीय होगी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये 1, 0 के आसपास में जो भी संख्याएं होंगी वो रेड कलर प्रदर्शित करेंगी, अर्थात ये प्रदर्शित करता है कि ये विलयन अधिक अम्लीय है, और येलो कलर प्रदर्शित करता है ये विलयन कम अम्लीय है। इसी प्रकार से ग्रीन प्रदर्शित करता है कि ये विलयन कम क्षारीय है और ब्लू प्रदर्शित करता है कि विलयन अधिक क्षारीय है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, उसमें पढ़ेंगे हम कि किसी भी विलयन की या किस विलयन की पीएच वैल्यू कितनी होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारी लार है, खाना है, ठीक है बच्चों, HCl जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaCl है, या फिर सिरका है, दूध है, शराब है, इन सभी का पीएच मान क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। तो इसके लिए एक टेबल बनानी होगी हमारे लिए, टेबल बनाते हैं अब, उसमें पीएच मान के बारे में बताया जाएगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब हमने ये टेबल बनाई है, इसमें पीएच मान के बारे में बताएंगे हम, किसका पीएच मान कितना होता है। ये हमारे विलयन के नाम है सभी के। ठीक है बच्चों, ये पीएच स्केल का रंग है जो मैंने बताया था, उस पर रेड था, ग्रीन था, येलो था और ब्लू था। ठीक है बच्चों, लगभग पीएच मान ये होता है और पदार्थ की प्रकृति है वो बताई जाएगी इसमें। तो सबसे पहला है हमारा लार। ठीक है बच्चों, लार जो होती है, लार खाने से पहले, खाना खाने से पहले वो उसका पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है। तो आपने देखा कि 7.4 होता है, तो ये क्षारीय प्रकृति का होगा। कैसी प्रकृति होगी इसकी, क्षारीय। ठीक है, यानी कि बेसिक होगा। ठीक है बच्चों, इसका रंग कैसा होगा, हरा होगा। पीएच स्केल का रंग कैसा होगा, हरा होगा। ठीक है बच्चों, दूसरी है लार, खाने के बाद, खाना खाने के बाद जो होगा पीएच स्केल में लार अगर डालें तो उसका रंग हल्का पीला दिखाई देगा, जिसका पीएच मान होगा 5.8। ये 5.8 जो है 7 से कम है, तो ये अम्लीय होगा और ये पहले क्षारीय था क्योंकि 7 से प्लस था। तीसरा है हमारा नींबू का रस। नींबू का रस जो होता है हल्का लाल होता है, पीएच स्केल पे देखें, जिसका पीएच मान लगभग होता है 2.4 है, ये अम्लीय है। ठीक है बच्चों, हमने देखा 7 से जितने भी कम हैं सभी अम्लीय होंगे, 7 से जितने भी अधिक होंगे सभी क्षारीय होंगे। अगला देखते हैं गाजर का रस या गाजर का जूस के बारे में बात करते हैं। तो पीएच स्केल पे वो पीला दिखाई देता है, जिसका पीएच मान होता है 5.8 और 5.8 ये प्रदर्शित करता है कि ये विलयन अम्लीय है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हमारा है नेक्स्ट कॉफी, जो हम पीते हैं कॉफी, चाय कॉफी वाले, उसका पीएच मान जो होता है 5 होता है। वो कलर में कैसी होती है, पीली होती है। पीएच मान 5 है तो वह क्या हो गई, अम्लीय। ठीक है बच्चों, उसी के बाद में हम देखते हैं टमाटर का रस होता है पीला। टमाटर का रस पीला दिखाई देता है पीएच स्केल पर, जिसका पीएच मान होता है 4.5, तो ये कैसा हो गया, अम्लीय हो गया विलयन। ठीक है बच्चों, ये हो गया 6 टमाटर का रस। 7 है नल का जल, यानी कि जो पानी हम पीते हैं वो कैसा होता है, 7 होता है। 7 का मतलब हो गया उदासीन, मैंने बताया था आपके लिए, उदासीन जो विलयन होता है जो उसका पीएच मान जो होगा 7 होगा। ठीक है बच्चों, तो 7 होगा उसका पीएच मान। तो उसका कलर देखें, कलर कैसा होगा, कलर कैसा दिखाई देगा हमारे लिए। तो कलर की बात करें तो हरा और पीला। आपने देखा था 7 के इधर
पीला था और इधर हरा था, तो हरा और पीले का मिक्सचर होगा यहाँ पर। NaOH है नेक्स्ट। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर होता है वो नीला दिखाई देता है, इसका पीएच मान 14 होता है, यानी कि ये हो गया क्षारीय विलेन हमारा। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है हमारा HCl नमक। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये लाल कलर का होता है, इसका पीएच मान होता है लगभग 1, तो ये हो गया अम्लीय। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हो गया हमारा मानव रक्त या आंसू जो होते हैं, उसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। वो अगर पीएच स्केल पर डाले जाए तो हरा कलर प्रदर्शित करते हैं, तो ये कैसे हो गए 7.4, तो क्षारीय। ठीक है बच्चों, ये क्षारीय प्रकृति के हो गए। अब नेक्स्ट है हमारा 11वां नंबर दूध। दूध जो होता है उसका पीएच मान होता है 6.4। अगर उसके लिए हम पीएच स्केल पे डालते हैं तो उसका कलर पीला दिखाई देता है, तो ये 6.4 जो है ये 7 से कम है, तो ये बच्चों अम्लीय है। ठीक है बच्चों। बच्चों ये हो गया हमारा पीएच मान के बारे में बताया हमने अभी, पीएच मान की टेबल। अब नेक्स्ट हेडिंग होती है हमारी, उसमें बी हेडिंग, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है बच्चों, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है बच्चों, इंपोर्टेंस देख ली हमारे लिए दैनिक जीवन में पीएच मान की। तो हम देखते हैं कि पीएच मान जो होता है, हमारे शरीर का पीएच मान, सबसे पहला पॉइंट है हमारी बॉडी का पीएच मान। ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी, जिसका पीएच मान जो होता है 7.0 से 7.8 तक होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि ह्यूमन बॉडी का पीएच मान जो होता है 7.0 से 7.8 के बीच होती है, अर्थात हम कह सकते हैं ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा जो होती है, एसिड रेन जिसे कहते हैं, एसिड रेन, जब वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, जब वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, तो वह हमारी अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है बच्चों। तीसरा पॉइंट है हमारा मुंह की जो पीएच मान जो होता है, हमारे मुंह का, लार का पीएच मान जो होता है 5.5 से कम होने पर, यानी कि हमारे मुंह का जो पीएच मान होता है, ह्यूमन माउथ का पीएच मान जो होता है अगर 5.5 से कम हो जाए तो क्या होता है, दांतों का क्षरण होने लगता है। दांतों का क्षरण होने लगता है। क्षरण का मतलब होता है कि दांत जो होता है धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, यानी कि गलने लगते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट की परत जो होती है हमारे दांतों पर, वो धीरे धीरे उतरने लगती है। इससे पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तब। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मधुमक्खी का जो डंक होता है, मधुमक्खी है, चींटी है, उसका डंक जो होता है, यानी कि हनी बी के डंक जो होता है वो एसिडिक होता है, एसिड छोड़ता है। यानी कि जब मक्खी काट लेती है तो हमारे हाथ पे चिड़चिड़ी मचती है। ठीक है, यानी कि एसिड जो होता है हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है। वो कौन सा एसिड होता है, वो होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मिक हनी बी हो या चींटी हो, ठीक है, मधुमक्खी या चींटी जब हमारे काटती है तो वो हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड छोड़ जाती है, जिसके कारण त्वचा पे सूजन आ जाती है और
त्वचा पे चिड़चिड़ाहट मचने लगती है। ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे लिए जो खेती है यानी कि फसल करने के लिए एक अच्छे पीएच मान की आवश्यकता होती है। अगर मिट्टी के लिए पीएच मान सही नहीं मिलेगा तो हमारी फसल जो है अच्छी नहीं हो पाएगी, कोई ना कोई उसमें कमी रह जाएगी और उसकी पैदावार घट जाती है। वो भी हमारी पीएच मान पर डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, अब हम एक कुछ पॉइंट देखते हैं इसमें। अभी देखा हमने कि जैसे कि मधुमक्खी है, अगर वो काटती है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल यानी कि फॉर्मिक एसिड। ठीक है बच्चों, अब हम टेबल बनाते हैं एक कि किस चीज में, किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अम्ल के बारे में, प्राकृतिक स्रोत यानी कि नेचुरल सोर्स। ठीक है बच्चों, नेचुरल सोर्स के बारे में लिखेंगे। यहाँ पर जो है कौन सा अम्ल पाया जा रहा है, एसिड। ठीक है बच्चों, एसिड के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिरका में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में जो होता है हमारा एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसे याद कर लेना। ये कंपटीशन के बेस पे और आपकी क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे कि कौन से प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दूसरा बात करते हैं हम, दूसरा है हमारा संतरा देखा होगा आपने, सभी ने खाया होगा। संतरा में जो होता है सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। ठीक है बच्चों, तीसरा हमारा पॉइंट है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली आपने सभी ने खाई होगी छोटे पर। इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है बच्चों, अब चौथा पॉइंट है हमारा कि जो दही होता है या खट्टा दूध होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। दही या खट्टे दूध में, दही हो जैसे या खट्टा दूध हो तो उसमें पाया जाता है हमारा लैक्टिक एसिड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पांचवा पॉइंट है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आपने देखा होगा कि जो हमारी पथरी, आपने सुना होगा गुर्दे में पथरी हो गई या पित्त की थैली में पथरी हो गई, तो वो पथरी जो होती है किस चीज की बनी होती है, वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति को पथरी होती है उससे डॉक्टर कहता है कि टमाटर कम खाइए, आप टमाटर मत खाइए। तो टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल से जो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है वो जल्दी तैयार होता है, जिसके कारण पथरी तेजी से बढ़ती है। नेक्स्ट हमारा कुछ एक दो पॉइंट और रह गए हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या है। ये उतारते रहना सभी लोग। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा 6 पॉइंट होगा अब नींबू में क्या पाया जाता है। नींबू आपने देखा होगा, संतरा देखा था, अब नींबू देखते हैं। नींबू में भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड। ठीक है बच्चों, 7वां पॉइंट है हमारा, 7वां पॉइंट है चींटी का डंक। इसमें क्या पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है बच्चों फॉर्मिक एसिड। अभी बताया था आपको मैंने, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है बच्चों, फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम है मेथेनोइक एसिड।
एसिड। ठीक है बच्चों, अगर फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम दिया जाए तो मीथेनोइक एसिड कहते हैं फॉर्मिक अम्ल को। ठीक है बच्चों, एक लास्ट पॉइंट है हमारा नेटल, या ऐसे कहते हैं कंडाली, ठीक है, का डंक, ठीक है, या कांटा कह सकते हैं। कंडाली या नेटल एक पौधा होता है जिसके पौधे पर, ठीक है, ये उसकी मेन शाखा होती है, ठीक है, जिस पे पेड़ टिका होता है, इस पे इस तरह से कांटे पाए जाते हैं। जो ये कांटे पाए जाते हैं, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? इसमें भी हमारा फॉर्मिक एसिड पाया जाता है बच्चों, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेटल या कंडाली के डंक में जो होता है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो आज ये हमारी हेडिंग कंप्लीट हुई। ठीक है बच्चों, क्या देखा हमने, कौन सी हेडिंग है हमारी? ये है अम्ल एवं क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं और कौन से पदार्थ में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा, पीएच मान के बारे में हमने पढ़ा। अब इसी तरह से नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी अगली नेक्स्ट क्लास में। और अब तक के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद। और जो भी कोई बात आपके लिए समझ में ना आई हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।